धनंजय नाम का एक आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी ऑटो चलाकर गुजारा किया था। मगर हाल ही में अपनी मां की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से धनंजय को अपना ऑटो बेचना पड़ा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या। गाड़ी चलाने के अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। इसीलिए वो एक बड़े आदमी के पास जाता है जिसका प्राइवेट बसेस चलवाने का काम था। वो शहर का जाना माना व्यापारी था। धनंजय जब उससे मिलने उसकी ऑफिस के बाहर जाता है तो सोच में पड़ जाता है। पता नहीं इतना बड़ा आदमी मुझे काम देगा या नहीं। आज अपनी किस्मत आजमा ही लेता हूं। यही सोचकर धनंजय ऑफिस के अंदर चला जाता है। उसकी फटीचर हालत देखकर सेठ किशोर कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं सर और आपसे काम मांगने आया हूं। अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हें मालूम नहीं क्या कि मैं बसें चलवाता हूं, ऑटो नहीं? अरे साहब आप बस मुझे काम दीजिए, बस चलाना तो मैं 2 दिन में सीख जाऊंगा पक्का। देखो भाई, वैसे तो अभी मेरे पास सभी बसों के लिए ड्राइवर हैं, मगर एक पुरानी बस है जिसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं है। अगर तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो और उसे ठीक ठाक करवाकर चलाने लगो तो कैसा रहेगा? धनंजय की ऐसी बात सुनकर किशोर कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर थोड़ा सोचकर वो कहता है, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मगर पहले मेरे एक दूसरे खास ड्राइवर मोती से बस चलाने की ट्रेनिंग ले लो और तब तक मैं वो पुरानी बस की मरम्मत करवा दूंगा। जी सर बिल्कुल। किशोर ड्राइवर मोती को वहां बुलवा लेता है और फिर मोती धनंजय को अपने साथ वहां ले जाता है जहां बाकी सभी बसें खड़ी थीं। क्या भाई साहब ने तुम्हें काम कैसे दे दिया? अभी तो ड्राइवर लोग बहुत हैं। वो उन्होंने कहा मुझे किसी पुरानी बस की जिम्मेदारी देंगे। क्या? कौन सी पुरानी बस? वो कह रहे थे कोई पुरानी बस है जिसकी हालत ठीक नहीं। ओह अच्छा। धनंजय की बात सुनकर जैसे मोती किसी गहरी सोच में डूब गया था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और धनंजय को बस चलाने के सारे इंस्ट्रक्शंस दे देता है। 2 दिन बाद धनंजय की बस भी आ जाती है। वहां पर काम करने वाले सभी ड्राइवर धनंजय और उसकी बस को देखकर आपस में बातें कर रहे थे और ये सब धनंजय को बड़ा अजीब लग रहा था। तभी वहां किशोर आ जाता है और धनंजय से कहता है, देखो धनंजय, इस बस को लेकर यहां थोड़ी अफवाहें फैली हुई हैं, तो तुम उन पर ज्यादा ध्यान मत देना। क्या कैसी अफवाहें सर? अरे फालतू बकवास है। आज से तुम्हारा काम है इस बस को चलाना। महीने के मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। धनंजय चौंक जाता है क्योंकि किशोर उसे बाकी ड्राइवरों से ज्यादा पैसे दे रहा था। लेकिन फिर उसे अपनी मां की याद आती है जो अस्पताल में एडमिट थी और उसे इन पैसों की जरूरत थी। इसीलिए वो अपना मुंह बंद रखना ही सही समझता है। आगे किशोर उसे समझा देता है कि ये बस धनंजय को किस रूट पर चलानी थी। सब समझने के बाद धनंजय बस में जाकर बैठ जाता है और उसे चलाने लगता है। सबसे पहले वो अपने पहले बस स्टॉप पर पहुंचता है। शाम का वक्त था और बस अभी पूरी खाली थी। बस स्टॉप पर एक भी आदमी नहीं था। तो इस स्टॉप पर मुझे 20 मिनट इंतजार करना है, शायद कोई चढ़ेगा। इतना कहकर धनंजय किसी के आने का इंतजार करने लगता है। 10 मिनट बीत जाते हैं और कोई नहीं चढ़ता। धनंजय बार बार मुड़कर दरवाजे की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे समय बीत जाता है। बस स्टॉप से चलने का टाइम आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से धनंजय की नज़र शीशे पर पड़ती है और उसे सबसे पीछे वाली सीट पर एक लड़की बैठी दिखाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, अरे ये कब आई? मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? खैर कोई नहीं, अच्छा है, कम से कम एक आदमी तो आया। यही सोचकर धनंजय गाड़ी चला देता है। बीच बीच में उसका ध्यान बार बार पीछे वाली सीट पर जा रहा था। सबसे पीछे बैठे होने की वजह से उसे उस लड़की का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो कभी सामने देखता तो कभी शीशे में। उसे पता नहीं क्यों मगर धनंजय को थोड़ी बेचैनी होने लगी थी और जब वो फिर शीशे में देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि अब लड़की आखिरी नहीं बल्कि आखिर से एक सीट आगे बैठी हुई थी और इस बार वो लड़की धनंजय की तरफ ही देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसकी गर्दन के पास ही कोई सांस ले रहा हो। वो एक बार फिर से शीशे में देखता है और इस बार जो उसने देखा उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। शीशे में अब लड़की सबसे आगे वाली सीट पर थी और धनंजय को वो साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो, और वो एकटक धनंजय की तरफ ही देख रही थी। धनंजय हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो सीट एकदम खाली थी और वो लड़की अभी भी आखिरी सीट पर बैठकर शीशे की तरफ धनंजय का सर घूमने लगता है। वो फिर से आगे शीशे में देखता है और इस बार लड़की आगे बैठी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी हंसी ऐसी थी कि धनंजय चाहकर भी भूल नहीं सकता था। धनंजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका आधा ध्यान रास्ते पर था क्योंकि अगला स्टॉप आने में अभी थोड़ी देर थी। अचानक से बस के अंदर ठंड बढ़ने लगती है और पीछे खिड़कियां अपने आप खड़खड़ाने लगती हैं। बाहर का मौसम भी बदलने लगता है और घने बादल छा जाते हैं। ऐसा लगने लगता है मानो दिन में रात हो गई हो। तभी धनंजय को बस के पिछले हिस्से से ठक 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 आवाज सुनाई देती है, जैसे चलती बस में कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। वो शीशे में देखता है तो पीछे कोई नहीं था, मगर वो लड़की अभी भी धनंजय की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। धनंजय का पैर एक्सेलरेटर से हट ही नहीं रहा था। वो हिम्मत करके उससे पूछता है, कौन हो तुम?
टिकट टिकट ले लो। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती। तभी अचानक धनंजय का फोन बजता है। वो एक हाथ से जेब से फोन निकालता है और उठाकर बोलता है, हेलो हेलो। ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही? लगता है सिग्नल चला गया। ओहो, अब ये धनंजय फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या करूं? मैं उसे बताना तो भूल ही गया कि आखिरी स्टॉप पर नहीं जाना, उसके पहले मुड़कर वापस आ जाना था। चलो कल बता दूंगा, वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। किशोर फोन काट देता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन इधर धनंजय की हालत खराब थी। वो आखिरी स्टॉप पर पहुंचने ही वाला था कि तभी बस के अंदर की सारी लाइटें एक साथ बुझ जाती हैं। सामने रोड के दोनों तरफ पेड़ इतने घने हो जाते हैं कि आसमान दिखना बंद हो जाता है। मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा? क्या मुझे आगे जाना चाहिए? धनंजय एक बार फिर से शीशे की तरफ देखता है। शीशे में लड़की अब ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसे इतना करीब देखकर धनंजय के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के गले में गहरे जलने के निशान थे। यहां से मुड़ जाओ, हमें यहीं मुड़ना है। मगर उधर तो जंगल है। कहाँ ना मुड़ जाओ? लड़की के बोलते ही अचानक से स्टीयरिंग अपने आप ही जंगल की तरफ मुड़ जाता है और बस तेजी से उस तरफ भागने लगती है, जैसे उस पर धनंजय का कोई जोर ही ना हो। धनंजय चिल्लाता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन अब बस में सिर्फ वो लड़की नहीं बल्कि पीछे कई और लोग खड़े थे और वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान इतनी खतरनाक थी कि धनंजय सपने में भी नहीं भूल सकता था। तभी उसे याद आता है ड्राइवर मोती का वो अजीब रुक जाना, बाकी ड्राइवरों की फुसफुसाहट और ज्यादा सैलरी। लेकिन तभी अचानक से वो बस खुद ही रुक जाती है। उसका शोर धनंजय को उसके ख्यालों से बाहर ले आता है और वो बाहर की तरफ देखता है। बाहर कोई स्टॉप नहीं था, लेकिन तभी वो लड़की बस से उतरने लगती है। लेकिन उतरते वक्त वो पीछे मुड़कर धनंजय की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, यही मेरा स्टॉप है। धनंजय देखता है कि एक एक करके सभी लोग वहां उतरने लगते हैं। वो भी सांसें थामे खड़ा था कि जैसे ही ये सब उतरेंगे वो जल्दी से यहां से भाग जाएगा। आखिर में एक बूढ़ी औरत वो हंसते हुए बस से उतरती है, मगर उतरने से पहले वो धनंजय की तरफ देखती है और डरावनी आवाज में कहती है, वो तुझे बताना भूल गए, जो इस बस को चलाता है वापस नहीं जाता। इतना कहकर वो भी उतर जाती है। अचानक से स्टीयरिंग व्हील फिर से घूमने लगता है और बस अपने आप जंगल में चलने लगती है। कुछ दिनों बाद वही बस फिर से किशोर के डिपो में खड़ी थी, उसी हालत में। बस ड्राइवर सीट के नीचे एक्सीलरेटर के पास धनंजय के पैंट के कपड़े का थोड़ा सा हिस्सा फंसा रह गया था, लेकिन नई मरम्मत के निशान बस के बाहर साफ दिख रहे थे। और सेठ किशोर एक नए आदमी से कह रहा था, ड्राइविंग आती है ना? हाँ साहब, आती है। ठीक है फिर, ये एक पुरानी बस है, चलाओगे तो ज्यादा पैसे दे दूंगा। बस उस बस पर खर्चा बहुत किया है मैंने, तो कुछ अफवाहों की वजह से मैं नुकसान नहीं करना चाह रहा। हाँ साहब, चिंता मत करिए, मैं चला लूंगा।